गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसमें हमें स्टार्ट करना है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ये जो एक्ट है ये एमपी एडीपीओ का सिलेबस है, मींस एमपी एडीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है 2021 उसमें ये क्या है आपका माइनर एक्ट है। एंड साथ ही साथ अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में भी और अदर स्टेट एपीओ एग्जाम्स में भी ये बहुत से स्टेट्स में सब्जेक्ट वहां पर भी है ये सब्जेक्ट। तो यदि आप एमपीडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं और उसका अगर ये सिलेबस का पार्ट है आपका ये एक्ट, तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। तो प्लस इसके साथ यूपीएसआई का जो अभी एग्जाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो अभी एग्जाम रिसेंटली होने वाला है, उसमें भी ये जो एक्ट है ये सिलेबस का पार्ट है। तो यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये जो लेक्चर है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये डेमो सेशन है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको एक्ट जो है उसकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के पास डायरेक्ट है तो आप लोग भी अपना डायरेक्ट करके बैठे। ये देखिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो यदि आप लोगों ने अभी तक बैरेक्स नहीं खरीदे हैं और आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ये वाले बैरेक्स खरीदिए, इस पब्लिकेशन की, खेतपाल पब्लिकेशन की। ये पूजा लॉ हाउस इंदौर का है, खेतपाल पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा बैरेक्स है। इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है अवेलेबल है। पीछे ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाते हैं इसमें, तो प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी इन एक्ट्स में आपको बैरेक्स में पीछे मिल जाएंगे। और डिगलॉग से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, एक्चुअली में बाल विवाह जो हमारे यहाँ भारत में, आपको आप सभी को पता होगा कि बाल विवाह जो है हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है और इसको रोकना बहुत ही टफ काम था, क्योंकि बहुत पुराने समय से बाल विवाह की प्रथा जो है हमारे यहाँ कंटिन्यू है। तो सबसे पहले जो एक्ट लाया गया था इसको रोकने के लिए, एक शारदा एक्ट लाया गया था 1928 में, ठीक है। तो सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। उसके बाद एक और एक्ट आया था 1929 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया, ठीक है। कौन सा? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का था, इसी को रिप्लेस करके फिर फाइनली ये एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया था। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसके पहले कौन सा एक्ट था तो नाम याद रखा, तो आप लोग वहां पर मेंशन कर लीजिए अपने डायरेक्ट में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, इसके पहले का जो एक्ट था, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसका एक्ट नंबर क्या है। एमपीडीपीओ में जितने भी एक्ट होते हैं उनके एक्ट नंबर जो है पूछ लिए जाते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। उत्तरा जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। गूगल जी ओके। तो एक्ट नंबर क्या है इसका? तो देखिए एक्ट नंबर 6 ऑफ 2006, अभी तक आपको पता चल गया होगा। एक्ट नंबर का मतलब होता है कि 2007 ईयर में ये 6वें नंबर का एक्ट था। उसके बाद कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें याद रखना है कि ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ, कब लागू हुआ। तो इनेक्ट हुआ है ये 10 जनवरी 2007 को। इनेक्टमेंट डेट क्या होती है वो मैं बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोस में, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो हर बार बताती हूँ। तो प्रीवियस वीडियोस आप कोई भी नया एक्ट का देखिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की। तो उसमें ये जो डेट्स हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, आप वो वहां से देखिएगा, ठीक है। तो इनेक्टमेंट डेट है इसकी 10 जनवरी 2007। 10 जनवरी 2007 को ये जो अधिनियम है वो अधिनियमित हुआ, ठीक है। तो अधिनियमन की तारीख है, ये पूछते हैं एग्जाम में, एमपीडीपीओ के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद ये लागू कब हुआ, प्रवर्तन में कब आया, फोर्स में कब आया? तो ये 1 नवंबर 2007 को ये फोर्स में आया, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का उद्देश्य है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। हिंदी में भी एक बार इसका उद्देश्य देखेंगे कि इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए
बाल विवाहों के अनुष्ठान की प्रतिषेध और उससे संबंधित या उससे अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है वो बाल विवाहों के अनुष्ठान को रोकने के लिए बनाया गया है और उनसे रिलेटेड जितने मैटर्स भी हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन मैंने आपको बताया था कि जो एडीपीओ का एग्जाम होता है उसमें ये वाला ईयर भी पूछ लेते हैं कि भारत गणराज्य के कौन से ईयर में ये एक्ट पारित हुआ है, ये एक्ट अधिनियमित हुआ है। तो ये आपको हमें ये भी डेट याद रखनी है। तो ये भारत गणराज्य की 97वें वर्ष में अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित हुआ है, यानी 57th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए ये कब जो है हुआ है। तो इट इज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 57th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत गणराज्य के कौन से ईयर में? 57th ईयर में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट भारत गणराज्य के कौन सी ईयर में हुआ था? बताइए श्वेता, याद किया? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया। कल इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ा है हमने, इसकी कौन सी ईयर में लागू हुआ, अधिनियमित हुआ पार्लियामेंट द्वारा? मैम मैं ना 28 दिसंबर को तो है ना उसका अधिनियमन हुआ था और है ना 28 दिसंबर 2 अक्टूबर को वो लागू हुआ है। और ये वाली डेट भारत गणराज्य के? मैम 37 निकाल लेती हूँ। 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक, 37th। ठीक है, याद रखना है ये सब एक्ट की, कोरिलेट करते चलना है। देखो ये 57, वो 37। ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब हो गया? 57th ईयर ऑफ रिपब्लिक। अब आगे देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सट्रैक्ट एंड कमेंटरी। पहली धारा सेम ही रहती है। शॉर्ट टाइटल क्या है? वही जो एक्ट का नाम है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये शॉर्ट टाइटल है। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? तो मैंने आपको कल ही बताया है कि लॉन्ग टाइटल होता है ये जो प्रीएम्बल दी रहती है, ये ही कभी कभी लॉन्ग टाइटल होती है और इसी को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। कब ये प्रीएम्बल होगी और कब ये लॉन्ग टाइटल होगा? तो जब ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी, बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक जब किसी चीज की उद्देशिका में दिया रहता है तो वो फिर प्रीएम्बल कही जाती है, और शॉर्ट में दिया है तो उसको लॉन्ग टाइटल कह देते हैं। तो इसको आप लॉन्ग टाइटल कह सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं दिया, बस ये 2 शब्द में बता दिया कि ये एक्ट क्या है, प्रोहिबिट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए है जो है ये एक्ट बनाया गया है। तो ये इसका लॉन्ग टाइटल भी आप कह सकते हैं। अब बात करें कि ये कहाँ कहाँ लागू है, विस्तार कहाँ कहाँ है इसका। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। ये मेरा पुराना बैरेक्ट है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब ये अमेंडमेंट हो चुका है। अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जम्मू कश्मीर को मिलाकर के पूरे संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने बैरक में, अगर आपके पास पुराना बैरक है तो लिख लीजिए। अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो ये जो शब्द थे पहले, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किए गए बताइए? कल के एक्ट में भी सेम था, क्योंकि अब बहुत सारे एक्ट जो है जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुके हैं। कल मैंने आपको एक्ट का नाम बताया था, कौन से एक्ट से जम्मू कश्मीर पर बहुत सारे एक्ट लागू हुए हैं, नाम बताइए एक्ट का जल्दी। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2019 द्वारा अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है वो आपका जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। अब इसमें नीचे देखिए एक लाइन लिखी है, एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन and it applies also to all citizens of India without and beyond India। ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर तो लागू है ही, साथ ही साथ ये उन सारे सिटीजन्स पे भी लागू है, इंडिया के सिटीजन्स पे, भले ही वो भारत में हो या वो भारत में ना हो। मीन्स यदि कोई पर्सन ऐसा करे कि बाल विवाह करे और भागकर चला जाए किसी और अदर देश, तो वो बच नहीं पाएगा। अगर उसने अगर वो इंडियन सिटीजन है, उसने यहाँ पे शादी की और वो बाहर चला जाएगा तो उस पर ये एक्ट लागू होगा, भले ही वो भारत में हो या भारत में ना हो, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है। वर्किंग वीजा लेके चला गया, सिटीजनशिप उसकी यहीं पे है, अदर देश में वो वर्किंग वीजा लेकर चला गया, काम करने के लिए चला गया, तो बच नहीं पाएगा। ठीक है, हिंदी में भी इसको एक बार देख लेते हैं, सेक्शन 1। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ध्यान रखें संपूर्ण भारत पर है।
जम्मू कश्मीर पर भी है, जम्मू कश्मीर पर पहले नहीं था तो हट गया ही है ये जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा। यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू है। ठीक, तो इंडियन सिटीजन, कोई भी सिटीजन भारत के बाहर भी और वो अगर चाइल्ड मैरिज करता है, बाल विवाह करता है, तो वो उस पर ये एक्ट लागू होगा। लेकिन एक जगह है जो ये एक्ट अभी भी लागू नहीं है, वो है पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रहने वालों को। पौंडीचेरी में जो पौंडीचेरी राज्य क्षेत्र है वहां पर जो है मोस्टली एक्ट लागू नहीं होते, वहां पे फ्रांसीसी लॉ चलता है, वहां पे फ्रांसीसी लॉ जो है पुराने समय से चला रहा है, तो वो एक्ट लागू होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन सिवाय पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र को। ध्यान रखना है, एक्सेप्ट पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गया, पहले जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी पे लागू नहीं होता था, लेकिन अब सिर्फ पौंडीचेरी पर नहीं है। तो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी जो है उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता। फोर्स में कब आया, तो हम इन्फोर्समेंट डेट पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये कब फोर्स में आया, ये एक्ट फोर्स में आया है 1 नवंबर 2007। ठीक है, 1 नवंबर 2007। वैसे उसमें क्या लिखा हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था, इस जितने भी एक्ट्स होते हैं मोस्टली एक्ट्स में आपको वर्डिंग्स मिलती है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये उस डेट को लागू होगा जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी या स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी। यहाँ पर भी वही लिखा है, लेकिन जहां पर ये डेट दी जाती है वहां पर छोटा सा ब्रैकेट्स में ये नंबरिंग दी रहती है, यानी कि फुट नोट में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, और यहाँ पर छोटा सा 2 बना है, मतलब फुट नोट में सेकंड नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए। तो देखिए जैसे आप सेकंड नंबर का पॉइंट देखेंगे फुट नोट में, तो देखिए ये लिखा हुआ है केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 2007, यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different states, and any reference in any provisions to the competence of this act shall be construed in relation to any state as a reference to the coming into force of that provision in that state. किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हिना जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, आगे देखेंगे, हिंदी में भी एक बार इसको मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज है जानने लायक। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जाएंगी। मतलब अलग अलग स्टेट में भी ये एक्ट अलग अलग डेट्स पे लागू हुआ होगा। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार ने तो इसको सेंट्रल लेवल पे एक डेट पे लागू कर दिया था, वो थी 1 नवंबर 2007। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये एक्ट कब लागू हुआ, तो आपको टिक करके आना है 1 नवंबर 2007। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट को ये एक्ट जो है लागू हुआ था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये होती है आपकी सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेक्शन सेकंड। हिना जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए। सेक्शन सेकंड देखिए, सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉज है। तो इस एक्ट में भी टोटल 6 डेफिनेशन। कल जो हमने एक्ट पढ़ा था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, उसमें भी 6 डेफिनेशन थी, है ना, वहां पर भी 6 परिभाषाएं थी, यहाँ पर भी 6 परिभाषाएं हैं। तो क्या है देखिए, 2A में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, बालक को। 2B में चाइल्ड मैरिज को डिफाइन किया है, बाल विवाह को। 2C में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को डिफाइन किया गया है, बंधन में आने वाले पक्षकार को। तो 2C इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पे कट लगा हुआ है। 2D में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को डिफाइन किया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को। और 2E में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिफाइन किया गया है, यानी कि जिला न्यायालय क्या होगा ये बताया गया है। और उसके बाद लास्ट डेफिनेशन 2F भी दी है, जिसमें 2F में माइनर वर्ड को डिफाइन किया गया है कि अवयस्क कौन होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लॉजेज याद रखना है। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्लॉज पूछते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2A में, 2B में, 2C में, 2D में। तो आपको टिक करना पड़ेगा 2A में चाइल्ड को डिफाइन किया गया। अगर चाइल्ड मैरिज तो 2B में, है ना, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर 2E में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2E में, F में माइनर। तो इस तरीके से पहले क्लॉजेज याद करने हैं, फिर अंदर देखते हैं। अब देखिए भाई बालक क्या है, चाइल्ड क्या है। तो child means a person who, if a male has not completed 21 years of age and if a female has not completed 18 years of age, तो इस एक्ट के पर्पज से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के पर्पज से बच्चे का मतलब है यदि वो
मेल है, यदि वो पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु कंप्लीट ना की हो, अगर वो फीमेल है तो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट ना की हो। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार क्या लिखा है, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। मतलब यदि कोई 21 वर्ष का हो गया मतलब वो इस एक्ट के पर्पज से क्या है, मेजर है। अगर कोई लड़की 18 वर्ष की हो गई तो यानी कि वो इस एक्ट के पर्पज से क्या है, बालिग है। अगर हम बात करें नॉर्मली कि मेजर कौन माने जाते हैं, तो जो मेजोरिटी एक्ट है हमारा, एक और एक्ट है मेजोरिटी एक्ट, तो मेजोरिटी एक्ट में ये जो एज होती है वो सेम होती है 18 वर्ष, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर हम 18 वर्ष के तो हम क्या कहते हैं, अपने आप को एडल्ट कहते हैं ना, 18 साल के हो गए तो हम एडल्ट हैं भाई, अब हम मेजर है, हम अब लीगली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के पर्पज के लिए ये जो एज है ये अलग अलग है, ठीक है ना। जब भी मैरिज की बात आएगी तो यदि कोई मेल, यदि कोई पुरुष सपोज करिए वो 18 वर्ष का है और वो शादी कर लेता है और वो कहे कि अरे मैं तो मेजर हूँ, मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से तो मैं मेजर हूँ, 18 वर्ष को मैं शादी कर सकता हूँ, तो नहीं, इस एक्ट के हिसाब से आप बालक हैं, आप शादी नहीं कर सकते, आप चाइल्ड हैं। अगर नारी की बात की जाए तो अगर वो 17 साल की है तो वो क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड है। अगर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है लिखा है ना, तो अगर वो 17 की है और 18 कंप्लीट हो जाएगी तो वो शादी कर सकती है। लड़का अगर 21 का कंप्लीट हो जाएगा तो वो शादी कर सकता है, फिर वो इस एक्ट की वायलेशन में नहीं जाएगा। क्लियर। अब बाल विवाह, बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। बाल विवाह का मतलब यहाँ पर बताया, चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है, चाइल्ड मैरिज को उन्होंने कहा है, देखिए इंग्लिश में भी हम पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज टू व्हिच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अ चाइल्ड। जो दो पक्षकार हैं, लड़का और लड़की, यहाँ पर पक्षकार क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या है, लड़का और लड़की की शादी हुई है, तो वो लड़के और लड़की में से यदि कोई भी एक माइनर है, लड़का माइनर हो सकता है, लड़की मेजर हो सकती है तो भी वो चाइल्ड मैरिज है, लड़की माइनर हो सकती है, लड़का मेजर हो सकता है तो भी वो चाइल्ड मैरिज है। अब सपोज करो लड़की तो 18 साल की हो गई लेकिन लड़का भी 18 साल का है, दोनों ने कहा हम शादी कर ली, तो अब यहाँ पे क्या है, ये चाइल्ड मैरिज है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग लड़का 21 ईयर्स से कम का है, यानी कि वो चाइल्ड है। ठीक। सी में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन रिलेशन टू अ मैरिज मींस आइदर ऑफ द पार्टीज हुज मैरिज इज और इज अबाउट टू बी देयरबाय सोलनाइज्ड। क्या लिखा हुआ है हिंदी में देख लेते हैं पहले इसकी पर टर्मिनोलॉजी। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार से, पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मतलब बंधन के पक्षकार का मतलब है वही लड़का और लड़की जिनका विवाह किया जा रहा है या किया जाने वाला है, तो वो लड़के और लड़की में वो विवाह के पक्षकार है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ओके, आगे देखिए 2D में है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। अभी कोई ज्वाइन हुआ है, माइक अपना बंद रखिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 2D क्या डिफाइंड है 2D में, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो ये डेफिनेशन नहीं बताई है, बस इसमें ये बताया है कि ये बताया कहाँ गया है इस एक्ट के अंतर्गत। तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इंक्लूड्स द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। तो धारा 16 की सबसेक्शन 1 में जो ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है वो कहलाता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। अब जिला न्यायालय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक इसलिए क्योंकि आगे चल के हमें इसका काम पड़ने वाला है कि जिला न्यायालय है क्या। तो देखो इस एक्ट के पर्पज से जिला न्यायालय का मतलब है फैमिली कोर्ट। अगर फैमिली कोर्ट किसी एरिया में एग्जिस्ट करता है, कुटुंब न्यायालय, तो वो कुटुंब न्यायालय जो फैमिली कोर्ट है वो इस एक्ट के पर्पज से क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब अगर किसी एरिया में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो जहां फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां क्या होता है, नगर सिविल न्यायालय होता है। ठीक है, वहां क्या होता है, नगर सिविल न्यायालय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिटी सिविल कोर्ट। तो अगर कुटुंब फैमिली न्यायालय नहीं है तो नगर सिविल कोर्ट, या इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ मैं एक बार, सिटी सिविल कोर्ट। तो अगर सिटी सिविल कोर्ट है तो वो कौन सा माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। दैट एंड इन एनी अदर एरिया, और किसी अदर एरिया में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। प्रिंसिपल
सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो सिविल कोर्ट होता है हमारा, जो आरंभिक अधिकारिता वाला होता है, जिसमें नॉर्मली हम केस सिविल मैटर्स हम अपने दायर करते हैं, वो कोर्ट। तो अगर किसी भी एरिया में फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट इस एक्ट के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की पर्पज से फैमिली कोर्ट हमेशा सबसे पहले क्या माने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने जाएंगे। यदि किसी एरिया में फैमिली कोर्ट नहीं है तो सिटी सिविल कोर्ट माना जाएगा, वो भी नहीं है तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक अधिकारिता वाले जो सिविल न्यायालय होते हैं वो माने जाएंगे। एंड इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट which may be specified by the state government by notification in the official gazette। और यदि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी पर्टिकुलर किसी सिविल न्यायालय को प्राधिकृत कर दे कि वो इस एक्ट के मैटर्स को सुनेगा, तो वो कोर्ट इस एक्ट के पर्पज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। ठीक, तो आपको 3-4 चीजें दिमाग में बिठा लेना है कि पहला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिफाइन कहाँ किया गया है, 2E में। कौन कौन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस एक्ट के पर्पज से, सबसे पहले फैमिली कोर्ट नहीं तो सिटी सिविल कोर्ट नहीं है तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और इसके अलावा यदि राज्य सरकार किसी सिविल कोर्ट को बाय नोटिफिकेशन निकाल करके अगर एम्पावर कर दे तो दूसरी। ठीक, अब यहाँ पर बात आ रही है माइनर। यहाँ पर ये माइनर वर्ड को मेजोरिटी एक्ट से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये माइनर अवयस्क वर्ड जिसको यूज किया गया है, तो अवयस्कता का मतलब कौन से एक्ट से, वयस्कता एक्ट से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज द प्रोविजंस who under the provisions of Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained his majority। क्या लिखा है एक बार हिंदी में भी देखेंगे। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाना है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। मतलब जो मेजोरिटी एक्ट है, मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अवयस्क कौन होता है, जो 18 वर्ष से कम होता है। जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो तो वयस्क होता है। तो यहाँ पर जो अवयस्क वर्ड यूज है, माइनर वर्ड यूज है, वो है मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां पर अगर 18 वर्ष से कम का कोई बच्चा है तो वो माइनर है। लेकिन इस एक्ट के पर्पज से जब शादी की बात आएगी तो लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम होना चाहिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम होना चाहिए, तो वो बालक चाइल्ड है। तो ध्यान रखना, 2A में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है और 2F में माइनर को डिफाइन किया गया है। तो 2A में जो चाइल्ड की या बालक की एज बताई गई है वो इस एक्ट को लेकर के बताई गई है कि पर्टिकुलरली मैरिज के लिए जो एज है वो क्या होगी, उनके पर्पज से चाइल्ड कौन माना जाएगा। और माइनर की जो एज बताई है वो मेजोरिटी एक्ट के तहत बताई है, वो अलग है 18 वर्ष। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। शादी के जब मैटर होगा, जब शादी की बात होगी और फिर आपको पता करना है कि बालक है क्या चाइल्ड मैरिज है, तो अपन कौन सी एज देखेंगे जो 2A में चाइल्ड में डिफाइंड है। मतलब अगर लड़का है 21 वर्ष से कम होगा तो चाइल्ड होगा, लड़की तो 18 वर्ष से कम होगी तो चाइल्ड होगी। लेकिन जब मेजोरिटी की बात की जाएगी कि माइनर है कि नहीं है, अवयस्क है कि नहीं है, तो फिर मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग और जो भी 18 वर्ष से कम का होगा, चाहे लड़का या लड़की, वो दोनों अवयस्क। तो ये होता है आपका डेफिनेशन क्लॉज खत्म। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी को। कोई डाउट है आप सभी को यहाँ तक? फटाफट से माइक खोल करके ओके करके वापस अनम्यूट कर लीजिए, देन हम कंटिन्यू करें। सभी को क्लियर है? श्वेता, सुनीता, हिना जी, हैं आप लोग यहाँ पर या मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ? मैम क्लियर है। ओके, देखिए मेरी क्लास में थोड़ा सा एक पंगा है कि जब मैं आपसे कुछ पूछा करूं तो आप लोग को आंसर देना है। मैं ऐसे ही पढ़ाती जाऊं और आप लोग कोई कोऑपरेट ना करे तो मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना। और थोड़ा सा कोऑपरेशन मैं आप लोगों से चाहूंगी, तो अगर कुछ पूछिए तो प्लीज रिप्लाई किया कीजिए। ठीक, सभी से बोल रही हूँ ये चीज। आगे देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 इस एक्ट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हमने सेक्शन 2 तक देख लिया है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज जो है हम पढ़ चुके हैं इस एक्ट की, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, तो देखिए
सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 बात करती है कि जो चाइल्ड मैरिज हो चुकी है उसका स्टेटस क्या होगा, इसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो आपको इस सेक्शन में ये पता चल रहा है कि ये जो चाइल्ड मैरिज हो चुकी है इसकी क्या स्टेटस है, ये वॉइड है या नहीं है ना, वैल्यू मतलब वैलिड है या नहीं है, वॉइड होगी कि वॉइडेबल होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो पहली चीज तो हेडिंग से ही समझ में आएगा कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वो वॉइडेबल होती है, शून्य करणीय होती है, मतलब ये वैलिड होती है लेकिन शून्य करणीय है। मतलब शून्य करणीय या वॉइडेबल वर्ड जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा हुआ, कौन से एक्ट में पढ़ा है आपने वॉइडेबल वर्ड, जल्दी से आंसर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब हम संविदा अधिनियम पढ़ते हैं वहां पर हम ये वर्ड पढ़ते हैं वॉइडेबल। तो वॉइडेबल का मीन मतलब होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर किसी कॉन्ट्रैक्ट का रद्द हो जाना, है ना। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है उनके जो दो लड़का और लड़की को क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है ये मैरिज, वो भी कौन सी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के, जो बच्चा है। हेडिंग से ही इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, चाइल्ड मैरिज जो है वो वॉइडेबल होती है, किसके ऑप्शन पर वॉइडेबल होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड, जो शादी के समय पे जो पक्षकार बच्चा था, जो पक्षकार बालक था, जो पक्षकार चाइल्ड था शादी के समय पे, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होती है। लड़का और लड़की, शादी के समय लड़का बालिक था, लड़की नाबालिग थी, लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम थी, तो किसके ऑप्शन पर ये शादी वॉइडेबल होगी, लड़की के। शादी के समय पे लड़की बालिग थी, लड़का नाबालिग था, तो किसके ऑप्शन पर ये शादी वॉइडेबल होगी, लड़की के ऑप्शन पर। क्लियर, अब पढ़ते हैं हम इसको अंदर। Every child marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of the marriage. ठीक है, क्या कहा गया है, एक बार हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे साथ में, उसके बाद बताते हैं। यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्य करणीय होगा। तो पहली चीज तो ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट है, ये लागू हो रही है ये सेक्शन, चाहे ये एक्ट आने के पहले की कोई शादी हो गई हो या एक्ट के आने के बाद। मतलब चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जब ये प्रभाव में आया, इसके पहले भी यदि कोई बाल विवाह हुआ है तब भी इस सेक्शन का सहारा लेकर के उस शादी को वॉइडेबल कराया जा सकता है। ठीक है, ये एक्ट आने के बाद तो वॉइडेबल है ही। फिर वॉइडेबल किसके ऑप्शन पर है, तो जो विवाह के समय बालक था, तो वही दोनों पक्षकारों में से जो भी बच्चा था उस टाइम पे जब शादी हुई थी, तो उसके ऑप्शन पर शून्य करनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। परंतु अब देखिए क्या है, परंतु किसी बाल विवाह को अकृत्यता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। तो देखिए ऊपर तो ये कहा गया है कि ये जो बाल विवाह होता है ये वॉइडेबल होता है, मीन्स इसको शून्य कराया जा सकता है। लेकिन अब अगर आपको शून्य कराना है, अकृत्यता मतलब आपको बाय डिक्री इसको नल एंड वॉइड घोषित कराना है, आपको नहीं चाहिए शादी, आपको कराना है कि जो शादी आपको बिल्कुल वॉइड करानी है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होगी। यही आपके प्रोविजो में लिखा है। Provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of the marriage. तो उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा जो अपनी शादी के टाइम पे चाइल्ड थे, बच्चे थे, उनकी द्वारा पिटीशन फाइल की जाएगी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जाएगा। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से किस पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होती है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। याद रखना कहाँ पिटीशन फाइल की जाती है चाइल्ड मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये फ्रेम होगा यहाँ। अब देखिए आगे, इफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अ पिटीशन द पिटिशनर इज अ माइनर। अब देखो यहाँ पर माइनर वर्ड आया, माइनर मीन 18 वर्ष,
क्योंकि माइनर की डेफिनेशन पढ़ी। यहाँ चाइल्ड वर्ड आ रहा है, तो जहाँ चाइल्ड वर्ड आ रहा है वहां लड़के की एज 21 वर्ष से कम, लड़की की एज 18 वर्ष से कम, तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए। यहाँ माइनर वर्ड यूज किया है, यानी मेजोरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, उस वाली एज की बात कर रहे हैं जो 18। इफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अ पिटीशन द पिटिशनर इज माइनर, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो 18 वर्ष के हैं, ठीक है। द पिटीशन में बी फिल्ड थ्रू हिज और हर गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड along with the child marriage prohibition officer। लीगल कार्यवाही करने के लिए आपका मेजर होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे माइनर वर्ड यूज किया गया है। शादी होने के लिए चाइल्ड वाली एज है, लड़का 21 वर्ष से कम का है, मतलब वो क्या है, बालक है, और उसकी शादी हुई तो चाइल्ड मैरिज है। लेकिन उसको अपनी शादी रद्द करानी है, अपनी शादी वॉइड करानी है, तो उसको 21 वर्ष का वेट नहीं करना कि अरे शादी के लिए तो मेरी एज 21 मानी गई थी, अब जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा तभी मैं नल एंड वॉइड करा सकता हूँ। नहीं, 18 साल का हो जाएगा तो वो खुद से करा सकता है। माइनर है अगर 18 वर्ष से कम का है अगर लड़का, और लड़की भी 18 वर्ष से कम की है, और फिर इनको अपनी शादी वॉइड करानी है, तो फिर कौन करवाएगा, इनकी साइड से इनके गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड। गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है, अगर आपने सीपीसी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वादी और प्रतिवादी की ओर से जो लोग, अगर वादी और प्रतिवादी जो पक्षकार हैं वो क्या है, अवयस्क है, माइनर है, तो उनकी साइड से जो सूट फाइल करते हैं उनको गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। अगर प्रतिवादी डिफेंडेंट माइनर है तो उसकी साइड से जो डिफेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, गार्डियन। जो सूट फाइल करने वाली पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, वो क्या है, माइनर है। अगर प्लेंटिफ माइनर है तो उसकी साइड से सूट फाइल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड। ये हम सीपीसी में पढ़ते हैं, ठीक। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि यदि दोनों पक्षकारों में से जो भी पिटिशनर है जो फाइल कर रहा है, जो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता है, और अगर वो माइनर है यानी कि 18 वर्ष से कम है, दोनों चाहे लड़का चाहे लड़की, तो वो अपने गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, प्लस और किसका नाम आ गया यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। भाई घर वाले तो कराएंगे नहीं, अब वो कह रहे हैं बच्चा माइनर है अपनी शादी खत्म करवाना चाहता है, वो बोलेगा पापा चलो कोर्ट, मुझे जो है शादी खत्म करवाना, तो पापा कहेंगे चुप बैठ जाओ हम ही कराएंगे, तो वो तो करवाने से गए। इसलिए ये साथ में डाला गया है अलोंग विद द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, कि भैया वो जा करके ऑफिस चला जाएगा, भाई 17 साल का इतने कल तो है कि ऑफिस में जाकर के इन अधिकारी को पकड़ो, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास जाएगा और कहेगा सर हमें अपनी शादी नल एंड वॉइड करानी है, तो चाइल्ड मैरिज ऑफिसर के पास जाकर भी क्या करवा सकते हैं, नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को, टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश है ना, तो मुझे हिंदी थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा उलझी हुई है सबसेक्शन 3 की, तो मैं आपको अपनी भाषा में समझा देती हूँ, वहां पर आप लोग साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा है द पिटीशन अंडर दिस सेक्शन में बी फिल्ड एट एनी टाइम। जो ये पिटीशन फाइल करना है नल एंड वॉइड कराने के लिए चाइल्ड मैरिज, ये कभी भी की जा सकती है, लेकिन बिफोर द चाइल्ड फिलिंग द पिटीशन कंप्लीट्स 2 years ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। हिंदी में पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सेक्शन बोल क्या रही है सबसेक्शन 3। इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय फाइल की जा सकती है, किंतु बालक ने अर्जी फाइल करने से पहले वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरे कर लिए हो, यानी कि वयस्कता के 2 वर्ष के भीतर जैसे ही आप मेजर हुए, आपने जैसे ही 18 वर्ष पूरे किए, तो 18 वर्ष पूरे करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको पिटीशन फाइल कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर, जैसे आप लिख लीजिए कि आप जितनी बार ये पढ़ेंगे आप उलझ जाएंगे, तो अपने पास टाइम नहीं है कि अपन एक छोटी छोटी चीज में उलझे, इसका आप मतलब समझिए और बस लिख लीजिए। यहाँ पर डेस्क आप लिख लीजिए कि यहाँ पर जो पिटीशन फाइल करने की बात की गई है, तो पिटीशन किसी भी समय फाइल की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया है कि जैसे ही दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार मेजर होता है, मतलब किस पक्षकार के उस पर वॉइडेबल है जो माइनर है, तो जैसे उसने मेजोरिटी गेन कर ली, मतलब 18 वर्ष पूरे कर लिए, तो अब 18 वर्ष पूरे करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करवाना है, पिटीशन फाइल कर देनी है। अब आप 6 महीने बाद, जैसे आप 18 वर्ष के हुए, आप पिटीशन 6 महीने बाद फाइल करो, 8 महीने बाद फाइल करो, साल भर बाद फाइल करो, 1.5 साल बाद फाइल करो, 2 साल पूरे होने में 1 महीना बचा है तब फाइल कर दो। लेकिन 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप सोचो कि 2 साल निकल गए, 18 साल के बाद मतलब 19 और 20 साल के आप हो गए, उसके बाद आप जाओ 2 साल बाद कि मुझे अपनी शादी वॉइड करानी है, तो फिर आपकी पिटीशन
नहीं जो है ली जाएगी वो खारिज कर दी जाएगी। तो टाइम लिमिट क्या है कि वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पर लिख लीजिए मेजोरिटी गेन करने की 2 इयर्स के अंदर पिटीशन फाइल करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 में। अब सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि अब जब भी आप ने पिटीशन फाइल कर दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मैटर चला गया, तो अब देखिए कोर्ट का क्या काम है। तो कोर्ट जब भी डिक्री ऑफ नलिटी देगा आपको, मतलब आपकी शादी को नल एंड वॉइड कराने की जो डिक्री आपको ग्रांट की जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस ऑर्डर के साथ साथ पार्टीज को, मैरिज के जो पक्षकार है उनको, उनके गार्जियन को, पेरेंट्स को क्या और एडिशनल ऑर्डर देगा, वो एडिशनल ऑर्डर देगा कि भैया जितने भी पैसे मैसे बर्तन भाड़े जो भी कुछ लिया था तुम लोगों ने शादी में एक दूसरे में गिफ्ट के तौर पे, वो एक दूसरे को वापस करो। ये जो है सबसेक्शन 4 में कहा गया है ना। District court shall make an order directing both the parties to the marriage and their parents or their guardian to return to the other party his or her parents or guardian, as the case may be, the money, valuable ornaments and other gifts received on the occasion of the marriage by them from the other side, or an amount equal to the value of its valuable ornaments, other gifts and money. जो भी कुछ लिया था वो सब वापस कर दो, वो वापस नहीं कर सकते हो तो उसके बराबर का पैसा दे दो। ठीक, लेकिन एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड unless the concerned parties have been given notices to appear before the district court and show cause why such order should not be passed। लेकिन ये जो सामान वापस करवाने का जो एडिशनल ऑर्डर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे रही है ना, वो इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जो संबंधित पक्षकार है जिला न्यायालय उनको एक नोटिस ना दे दे, है ना, जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और वो यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचना ना दे दे। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनल ऑर्डर देगी सामान वगैरह वापस करने के लिए, तो पहले दोनों पार्टीज को नोटिस भिजवाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि आप लोग कोर्ट में उपस्थित हुए, आप लोग प्रेजेंट हुई कोर्ट में, और कारण बताइए कि क्यों हम ये ऑर्डर पारित नहीं करें कि सर सामान वापस नहीं दें। अगर आप पुख्ता कारण दे देंगे कि सर ऐसा है कि हम लोगों ने तो दहेज लिया ही नहीं है, तो सर ऐसा है कि जितना इनका शादी में आया था उससे ज्यादा तो हम लड़की को चढ़ाते थे, उतने गहने तो हम लड़की को ऑलरेडी दे दिए, तो वो तो वैसी लड़की के पास है। मतलब कुछ भी जो औचित्यपूर्ण कारण है वो दर्शित करिए। ठीक है, ऐसा नोटिस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों पार्टीज को देगा, उसके बाद ही ये वाला ऑर्डर, एडिशनल ऑर्डर, सामान वगैरह वापस करने का, पैसे वगैरह गिफ्ट वगैरह वापस करने का ऑर्डर, एडिशनल ऑर्डर देगा। तो ये होती है आपकी सेक्शन 3 इस एक्ट की कंप्लीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का डेमो सेशन का जो टाइम है वो हमारा खत्म होने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल इसी टाइम पे 6 बजे से। उससे पहले मैं